हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024 की, जिसमें हम अपना इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। आज भी हम फर्दर उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए, क्योंकि ना हम वीडियोस के साथ साथ एमसीक्यूज पीडीएफ भी देते हैं। जो भी टॉपिक्स हम रीड कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ फिर हम एक एमसीक्यू भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं एनालाइज भी कर पाएँ, कितना आपको समझ में वो आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम है पेपर निकालना। और पेपर निकालने का तरीका क्या है? हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रिलेटेड, हम क्वेश्चन से कितना ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, वो चीज़ें ही हमें एग्ज़ाम में जिताएंगी। आज का जो टॉपिक है गाय, उसका नाम है COP16 टू द UNCBD। रिसेंटली क्या हुआ? COP16 हुई है। कौन सी वाली? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। जैसे हमने UNCCD का देखा था, है ना, UNFCCC का हमने देखा, हमने COP29 भी पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं UNCBD का। कोलंबिया में कैली के अंदर 16th कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। अब इसमें न्यूज़ में क्या था, ये रिलेटेड किस चीज़ से है, इसमें क्या की आउटकम्स निकल कर आए, क्योंकि कोई समिट होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके कुछ की आउटकम्स भी होते हैं, उस पर हम अपनी नज़र डालते हैं। इस बार जो इसकी थीम थी, इस कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्फ्रेंस की, वो थी पीस विद नेचर। क्या थी? पीस विद नेचर। तो ऐसा ये पहला COP जो हुआ सिंस, अगर अब जब आपने देखा हो, इसका पहला जो COP, फर्स्ट COP सिंस एडॉप्शन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसने एक क्रिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह चीज़ों को प्रोग्रेस एड्रेस करा, कोई चैलेंजेस को प्रोग्रेस करने की बात करी है। तो बड़ा ही उस दृष्टि से ये COP बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि देखो ध्यान रखना, जो ये वाला कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट किया गया था, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में ही बहुत समय से पहले कराया गया था। तो इस बार ही बड़ा क्रिटिकली प्लेटफॉर्म पर ये देखा जा रहा है कि कैसे प्रोग्रेस हो रही है, क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस के अंदर आती हैं, वो सब कुछ चेक किया गया। अब हम देखते हैं, जो यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है CBD, इसका काम क्या है, ये काम क्या करती है। तो देखो, सबसे पहली बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। कैसी ट्रीटी है? इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। यानी कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को लिया, आप मेंबर बने हो इसके, तो आपको इसकी चीज़ों को मानना भी पड़ेगा, अदरवाइज लीगल एक्शंस हो सकते हैं। इसका मतलब लीगल बाइंडिंग है। अच्छा, ये ना अडॉप्ट की गई थी एट द यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था एनवायरमेंट डेवलपमेंट 1992 में, जब रियो समिट चल रही थी ना, तभी UNCBD को लाया गया था और ये बोला गया था कि एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये एंटर हुई 1993 में, और UNEP ने इसको बना दिया, ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इसको बनाने का, यानी UNCBD को क्रिएट करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हम ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएँ, हम सस्टेनेबल यूज़ कर पाएँ कंपोनेंट्स का, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयर हो हमारे बेनिफिट्स का, जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, उन सब के बारे में था। अच्छा, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स की ओर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से टारगेट्स हैं जो अंडर UNCBD आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल और टारगेट है वो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, क्या नाम है प्रोटोकॉल का? कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी नाम है। इसका मतलब ये है कि हमें सेफली हैंडल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के यूज़ का। यानी हमने जो भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उठाई है हमने, उसको हम बहुत ही सेफ़ तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कैसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा सकता है, ये सभी CBD के अंदर, UNCBD का पार्ट है। अच्छा, UNCBD के अंदर ही नागोया कुलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल भी किया गया था, जिसमें ना बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स और प्रोसीजर तैयार किए गए थे। ऐसे ही नगोया प्रोटोकॉल की वजह से, HE टारगेट्स की वजह से, मतलब देखो आप पूरा अगर नोटिस करोगे, बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद की जाए। तो ऐसे इसलिए टारगेट्स को यहाँ पर UNCBD ने काम किया था। इसमें जो मेंबर्स हैं वो 196 मेंबर्स हैं। इवन इंडिया भी इसका पार्ट बना इस कन्वेंशन का 1994 के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, इंडिया ने भी रेटिफाई कर रखा है, लेकिन USA इज़ द कंट्री जिसने UNCBD को रेटिफाई नहीं किया है, यानी वो लीगली बाइंडिंग उस पर नहीं आता है, क्योंकि उसने रेटिफाई नहीं कर रखा है। तो गवर्निंग मैकेनिज्म क्या है? COP हर 2 साल में मिलती हैं, बाइनियल है, और इसमें प्रोग्रेस, प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें चेक यहाँ पर की जाती हैं। अब क्योंकि कुनमिंग हमने जो आपका प्लेटफॉर्म पढ़ा है पूरा, तो KMGBF हमने देखा नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, COP15 में आया, मॉन्ट्रियल कनाडा 2022 के अंदर।
इसमें कई सारे सक्सेसर हैं, अच्छी टारगेट्स को इन्होंने वापस से रिवाइज़ करा है, क्योंकि हमने ये बात देखी है। इसका पता है एम क्या है, क्यों बनाए गए हैं, ताकि हम ना बायोडाइवर्सिटी जो 2030 तक लॉस होने वाली है उसको रोकना है हमें। इसीलिए गोल्स बनाए गए हैं कि हमें 2050 तक ये अचीव करने हैं, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रॉस्पर विद नेचर करना। और ऐसे ही इसलिए ना 23 टारगेट्स को सेट किया गया है, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 2030 तक हम उसको उनको हम मीट कर पाएँ। क्योंकि देखो हम ना सबसे ज़्यादा इस वक्त डरे हुए हैं कि बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट ना बना रहे, और जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से करे। इसलिए 30/30 का टारगेट लिया है कि 30% कंजर्वेशन लैंड, सी एंड इनलैंड वाटर का किया जाए। ऐसे ही 30% रिस्टोरेशन डिग्रेडेड इकोसिस्टम का 2030 तक कर लिया जाए। ऐसी तैयारी यहाँ पर करने को कही गई है। अब हम चलते हैं मेजर आउटकम्स की और। COP16 के मेजर आउटकम्स क्या हैं? तो पहला आउटकम है फिनेंशियल मैकेनिज्म फॉर DSI, यानी ऑपरेशनलाइज करने को बोला है कैली फंड को, ताकि हम DSI जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको सही वे में, इक्विटेबल वे में उसका यूज़ कर पाएँ, ताकि कंपनीज बेनिफिटिंग कमर्शियली फ्रॉम DSI टू कंट्रीब्यूट 1% ऑफ देयर प्रॉफिट, ताकि वो इंडिजिनस पीपल, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर पाएँ। अच्छा, तीसरी चीज़ है रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी, यानी हम परमानेंट सब्सिडरी बॉडी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अंडर आर्टिकल 8 का J पार्ट ऑफ UNCBD एंड कैली फंड, ताकि इंडिजिनस जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ सभी कन्वेंशन में। तो यहीं पे वो कह रहा है कि 50% जो कैली फंड है वो सेल्फ आइडेंटिफाइड नीड्स के लिए, वुमेन यूथ कम्युनिटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाए। देखो कितना लंबा सोचा जा रहा है, कितनी लॉन्ग टर्म और कितनी अच्छी प्लानिंग की जा रही है। साथ में फिनेंस मोबिलाइजेशन की भी बात की जा रही है। कह रहा है यहीं पर ही कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड को भी लॉन्च करा गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोल फुलफिल हो पाए। कह रहा है याद करो आप, COP जब 15 चल रही थी तो ये अग्री किया गया कि भाई हमें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी लाना है। जब तक पैसा नहीं होगा तो कैसे पूरी तरह प्लानिंग की जाएगी, और बिना प्लानिंग के आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज़ को। तो जो भी न्यू एंड इवॉल्विंग मैकेनिज्म है उसको करने की ज़रूरत है, और क्रूशल है 30/30 टारगेट्स को फुलफिल किया जाए। फिर है थीमेटिक एक्शन प्लान बनाया जाए, यानी हमें ना इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, लोकल कम्युनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है। फिर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ मैनेजमेंट भी बनाना है हमें, यानी गाइडलाइंस तैयार करनी है फॉर मैनेजिंग इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के लिए, कि हम ना जो भी, अब आप देखो ये भी एक समझने की ज़रूरत है कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं वो कौन होती हैं, क्योंकि हम उसके लिए भी जब गाइडलाइंस बना रहे हैं तो यानी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्पीशी है। तो जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं ना, वो प्लांट, वो एनिमल, वो पैथोजेंस हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेटिव नहीं है इकोसिस्टम से एंड कैन कॉज हार्म करते हैं जो इन्वायरमेंट को, इकॉनमी को, ह्यूमन हेल्थ को। तो इसको डिक्लाइन कैसे करना है, इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं अप्रूव्ड ग्लोबल एक्शन भी, अप्रूव्ड एक प्लान बनाया जाए बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ। तो ऐसी स्ट्रेटेजाइज करे जा रहा है, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि वन हेल्थ अप्रोच से हमें जूनोटिक डिजीज़ के इमर्जेंस को भी रोकने की ज़रूरत है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कह रहा है इसीलिए इंडिया ने ना अपने कमिटमेंट्स को तैयार करा है COP16 में, कि सबसे पहले अपडेट करना है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान्स, बजटरी एलोकेशन करने की ज़रूरत बोला है कि रिसोर्स मोबिलाइज को क्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, प्लानट फॉर मदर कैंपेन चलाने की बात की जा रही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि रामसर साइट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमारा ध्यान जो हो वो इस बात पर ज़्यादा चले कि हमें कैसे कंजर्व करना है। अब रामसर साइट हमारे भारत में कितनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितनी इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं। अब हम समझते हैं जो UNCBD की ये जो समिट हुई, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी ना प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी नज़र आई है। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो है रिसोर्स एंड फिनेंस का मोबिलाइजेशन, यानी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपना जो कमिटमेंट है $20 बिलियन का एनुअली वाला, वो कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, और 2025 तक जो आपने बनाया था, जो आपने कसम खाई थी, प्लेज ली थी, वो सारी धरी की धरी रह गई। फिर मॉनिटरिंग का फेज़ आ जाता है कि हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, कैसे कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को,
उसके लिए भी कोई ट्रैक प्रोसेस नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा डिले है प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, रिपोर्टिंग में, रिपोर्ट आपके रिव्यू करने में, इन सभी में बहुत डिले है। इन प्रोसीजर्स को बहुत तरीके से तैयार नहीं करा गया है। सबमिशन की बात की जा रही है NBSAP को, यानी ओनली 44 कंट्रीज़ ही हैं आउट ऑफ 196 कंट्रीज़ में से जो कि उन्होंने अपना अपडेटेड NBSAPs को सबमिट करा है, तो अलाइन करके बनाया गया है। फिर ऐसे ही कैली फंड है, DSI फंड है, इसमें ना कंसेंसस की कमी, कंट्रीब्यूशन फंड मैकेनिज्म की कमी देखी जा रही है। फिर डिसएग्रीमेंट की बात है ओवर बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स एंड ऑफसेट्स, ताकि इनोवेटिव स्कीम्स बनाई जाए ताकि आप हर ध्यान से फिनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज कर पाओ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है, देखो आपने ना इस पूरी समिट में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट देखी, आपके पास कोई इनोवेटिव स्कीम है नहीं। कैली जो फंड है ना उसमें भी ना अभी पूरी तरह से कंसेंसस बैठा नहीं है, पता नहीं है फिनेंशियल और टेक्निकल हेल्प कहाँ से आएगी। आप समझ रहे हो, तो इस जो ये समिट हुई है इस बार हमने बड़ा फेलियर देखा है। मतलब नवंबर का महीना ना, जिसमें हमें बड़ी उम्मीद थी कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा, बट कुछ हुआ नहीं है। चाहे वो आपने COP29 देखा हो या COP16 UNCBD की देख रहे हो आप, इन सभी में कुछ ना कुछ देख रहे हो। सब मेजर प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग की बहुत दिक्कत है, पैसा इतना नहीं है। फिर जो चीज़ें अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी वो हमें हो नहीं पा रही हैं। मॉनिटरिंग करने के वक्त पता चल रहा है कि टारगेट तो फुलफिल ही नहीं हुए हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि जो रोड मैप है, जो COP17 होगी अब, जैसा मैंने आपको बताया गया ये हर 2 साल में होती है, तो 2024 में होगी, अब 26 में होगी, अर्मेनिया में होगी, येरेवान में। कैसे फिनेंशियल मैकेनिज्म को सॉलिडिफाई करना है। नेक्स्ट इंटरिम मीटिंग जो बैंकॉक में KMGF के जो टारगेट्स को रखा जा रहा है उसमें ना बोला जा रहा है कि ना कैसे कैसे स्ट्रेंथन करना है हमें अपने मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को, सबसे अच्छी बात है। फिर जो पेरिस अग्रीमेंट में हमने बहुत सारी प्लेजेस खाई थी, जो टाइम बाउंड एक्शन लेने की ज़रूरत है उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यानी हमें ना ग्लोबल, देखो अल्टीमेटली व्हाट वी ऑल नीड इज़, हम सभी को 2030 तक अगर हमें KMGB5 के टारगेट्स को फुलफ़िल करना है तो हमें ना 3 बातें करनी पड़ेंगी। एक है ग्लोबल कोऑपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूसिव पार्टनरशिप, आपस में हम ना एक तो आपस में मिल के सहयोग के साथ काम करें, पार्टनरशिप में काम करें। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात तो देखो बार बार ही आ रही है। ये तीनों पैरामीटर्स ही ये तय करेंगे कि हम कैसे इतनी जल्दी इन टारगेट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ना यहाँ पर एक शब्द आया डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का, तो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है COP16। आपको पता ही है कैली फंड निकाला गया है यहाँ पर, क्योंकि हुआ ही कैली में था तो वहीं फंड भी कराया जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जो कैली का फंड है ना ऑपरेशनलाइज करेगा तो इससे ना बेनिफिट शेयर होंगे कि कैसे DSI को, जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे इक्विटेबल वे में यूज़ करना है। अब DSI क्या है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन क्या है, ये पॉलिसी टर्म है कि जीनोमिक सीक्वेंस डेटा, अदर रिलेटेड जो डिजिटल डेटा ऑर्गेनिजम्स के, कैसे उसको रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए कैसे यूज़ करना है, और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जेनेटिक रिसोर्सेज की कैसे करनी है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो जेनेटिक रिसर्च वाला जो पार्ट है, आपका वीरोलॉजिस्ट है यूज़ SARS-CoV-2 DSI ताकि आप डायग्नोस कर पाओ COVID-19 को। ऐसे ही ना एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के लिए है कि पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है। अब DSI के साथ ही बहुत सारे चैलेंज भी हैं। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशंस की क्या दिक्कत है कि लैक ऑफ इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, यानी जो IPR में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज का दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, प्राइवेसी कंसर्न की दिक्कत है। तो यहीं पे वो बात कह रहा है कि ना देखो कि इनिशिएटिव जो भी आप लोगे ना उसमें ध्यान ये रखना है। जैसे हमने ना वन डे वन जिनोम इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है कि ना बायोटेक्नोलॉजी वालों ने लॉन्च करा है, और हम चाहते हैं कि जिनोम, साइंटिफिक नॉलेज, इनोवेशन, हमारी जिनोमिक डेटा की एक्सेसिबिलिटी, रिसर्चर्स कम्युनिटी ये बढ़ती चली जाए। तो उसी के लिए ये प्रयास हमारे चल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ये आपके नॉलेज के लिए था। अच्छा, इसके साथ ही ना, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो हमें वो भी पढ़नी ज़रूरी है। अब देखो, हमने UNCBD का देखा, कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया ने ना इस सब के लिए क्या प्लान कर रखा है। इंडिया ने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान बनाया है। ये पहले 1999 में आ गया था, लेटर इसका नाम हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान किया था, ठीक है। फिर बाद में जैसे इसको हमें अलाइन करना था HE टारगेट के साथ, तो हमने उसको भी किया था। तो अभी ना अपडेट हुआ है, ये 2024 से 30 का हमने एक बनाया है ताकि हम ना बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को और ज़्यादा बढ़ा दें। तो NBSAP क्या है, जिसमें कह रहा है जो आर्टिकल 6 है ना UNCBD का, उसमें चाहिए कि एवरी पार्टी कन्वेंशन में प्रिपेयर कर पाए NBSAP को। मतलब प्राइमरी टूल है
जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी, हमारा यूएनसीबीडी के जितने भी हमने गोल्स लिए हैं, क्योंकि देखो हमने रेटिफाई कर रखी है ट्रीटी, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री। और हमने ये भी चाहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स हो, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बढ़ता चला जाए। तो हमारे जो 24 से लेके हमने जो 30 तक के प्लान बनाए हैं ना, उसमें सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने कह रहा है कि हम ना एक ऐसी अप्रोच लेंगे जिसमें हम अडॉप्ट करेंगे होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच करेंगे। मतलब सरकार भी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो और सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो, तभी हमारा, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन फुलफिल हो सकता है। अगर हम चाहते हैं हार्मनी विद नेचर 2050 तक हो, तो हमें करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही ना हमने 3 थीम्स बनाई हैं कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट को रोक सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात है कि कैसे इसको दूर करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को सेंट्रल एजेंसी है, इसमें हम ना बॉटम अप्रोच के साथ चाहते हैं लोकल कम्युनिटी और वेरियस सेक्टर्स को मदद करना। तो ऐसे ही ना हमने क्या करा है, इनेक्टमेंट कर रहे हैं हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ताकि एक मल्टी टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBSAP, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पर। नेशनल का ये बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, यहाँ पर स्टेट वाला लैब है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कमेटी बनाई गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ना थ्रू नीड एंड गैप असेसमेंट कर रहे हैं, हम टारगेट ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ना हम ना एक्सपर्ट्स को बुला के, इन्वायरमेंटलिस्ट को बुला के कैसे नॉलेज स्किल्स को बढ़ाना है उस पर काम करेंगे। फिर ऐसे ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है कि हमने ना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इंडिया को कि लीडिंग कंट्री बने इंडिया, और ना बायोडाइवर्सिटी फिनेंस इनिशिएटिव हम नेशनल लेवल पे पहले उसको इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि इस पर काम चल जाए। देखो इसमें ना UNDP और यूरोपियन कमीशन भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो है ना, हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं पूरा इकोसिस्टम मैनेजमेंट को, और बॉटम मतलब हमें ना हर तरह से बायोडाइवर्सिटी को करना है। तो इसीलिए हमारे जो प्लान भी फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो उसी पे कर रही है कि नेशनल लेवल के अलग प्लान्स होंगे, एक एक लेवल पर प्लान्स करे जाएंगे, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पर। तो बायोडाइवर्सिटी का जो एक्ट है ना 2022 में आया था, और लेटर इसको भी 2023 में अमेंड भी करा गया, ताकि हम ना जो पूरी तरह से जो प्रोविजन UNCBD के आ रहे हैं उसको हम हाईलाइट कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इसीलिए इसको चेंज करा गया। तो इसमें देखो बायोडाइवर्सिटी के ना प्रोटेक्शन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, फेयर एंड इक्विटेबल चीज़ों को लेकर कराया जा रहा है। तो इसमें इसीलिए ना ऐसे इनको इस तरह से बनाया जा रहा है। कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि ना इंडिया जो है ना वो अपडेट कर रहे एंड जो भी अडॉप्ट कर रहा है ना, उसमें ना इंडिया और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ चले। देखो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब है हम ट्रेडिशनल नॉलेज को भी साथ में रखें, कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी को रखें, मॉडर्न गवर्नेंस को रखें, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो भी कंटेम्प्रेरी चैलेंज आ रहे हैं ना हमें अब करेंटली, उसको भी एड्रेस करते हुए चलना है हमें। तो हमें क्या करना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग एनहांस करनी है, रिसोर्स के मोबिलाइजेशन पे ध्यान रखना है, और इफेक्टिव मॉनिटरिंग करते जाएं। अगर हम ये काम कर ले जाते हैं तो हम बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस विद नेचर के साथ। देखो क्या होता है अपना, देखो वर्ल्ड फॉर कोलिशन जो है ना COP16 में यही डिसाइड करा गया कि ये लॉन्च हुआ बेसिकली, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाला। तो ये तो चलो उन्होंने बोला, अब ना इसको करने से पहले वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस एंड नेचर को इन्होंने लॉन्च तो करा है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स आई हैं उसको समझना। अभी आपने ना होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच पढ़ा कि जो इंडिया है वो इन दोनों पे चल के काम करना चाहता है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि आप एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज सरकार के मैक्सिमाइज करोगे ताकि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएँ। सोसाइटी का मतलब है वी विल इंक्लूड सिविल सोसाइटी, वी विल इंक्लूड पब्लिक सेक्टर, वी विल इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर, ताकि कॉमन सोल्यूशन निकल कर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील कर पाए। समझ रहे हो? तो ये दोनों के मतलब हुए। अब जब COP16 हुआ UNCBD का, तो उन्होंने ये लॉन्च तो करा। अब इसमें मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं, 4 कॉन्टिनेंट से आई हैं कंट्रीज़, मैक्सिको, स्वीडन, उगांडा एंड चिली। कोई एशिया पैसिफिक से नहीं है, ध्यान रखना इस बात को भी आप। अब इसमें क्या है, कोलिशन बड़ा वॉलंटरी नेचर है, सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन है कि आप आइए और आप जो भी प्रिंसिपल सेटअप होंगे, मतलब चेंजिंग ह्यूमैनिटी रिलेशनशिप विद नेचर है, उसके ऊपर ही दिखाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेचर बदल रहा है ना, ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो नए नए इन्वायरमेंटल चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं उसको डील करना। तो ये ना राइट बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहते हैं, ये मोबिलाइज करना चाहते हैं पैसे को टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये होल ऑफ गवर्नमेंट को मोबिलाइज करना चाहते हैं, सोसाइटी को, और एम्पावर करना चाहते हैं लोकल एक्शंस को फॉर अचीविंग पीस विद नेचर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक में UNCBD के बारे में था। अब हम चलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की तरफ।
देखो सेक्रेटेरिएट जो कन्वेंशन बैठा सीबीडी में ना, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इसीलिए लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं लास्ट अभी मंथ में, मई मतलब नवंबर के मंथ में। तो अब जो सीबीडी का जो सेक्रेटेरिएट है उससे 10th एनिवर्सरी थी लॉन्च ऑफ फॉरेस्ट, उन्होंने खोला ही था ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2024 में, 10 साल हो गए, एक डिकेड हो गया। ये ना एक कोलैबोरेटिव प्रपोजल था, अप्रोच थी, प्रोजेक्ट था जिसको ना डेवलप किया था कोरिया के फॉरेस्ट सर्विस ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, मतलब इन कोऑपरेशन विद सीबीडी 2014 में इसको लाया गया था। ये पता है क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल, ताकि ना वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें ना 23 टारगेट है जिसको बोला गया है 2030 तक अचीव करो। लेकिन क्या हुआ, जब अभी 2022 में ना बायोडाइवर्सिटी के टारगेट को रिप्लेस करा गया तो बहुत देखा गया तो ये तो बड़ा मामला ख़राब है, रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हो ही नहीं पा रहा, करोगे कैसे फिर आप। तो इसीलिए ना इसमें अब शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, वी प्लान फॉरेस्ट करके डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। अब ना ये सारा काम देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए बनाया जा रहा है, मतलब रिटर्निंग ट्रीज टू फॉर्मर फॉरेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो रिस्टोरेशन इंटरवेंशन भी है यहाँ पे ना, R4 बेसिकली काम करेगा, यानी रिहैबिलिटेट करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना, रिक्लेमेशन, रिप्लेसमेंट। तो रिहैबिलिटेशन में क्या है कि डिज़ायर्ड स्पीशीज़ को रिस्टोर करना नेटिव प्लांट्स को, रिस्टोर करना सिवियरली डिग्रेडेड लैंड को, रिप्लेस करना स्पीशी विद इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ को लेकर। तो यहीं पर ना बहुत सारे आपके मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव हैं फॉर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, जैसे IUCN का फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड फंड का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, ऐसे ही RAD++ करके ना मैनेजमेंट हम लेकर आए हैं। ऐसे ना हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन मैकेनिज्म किए। तो यहाँ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो हमारा पुराना लैंड था उसको भी ठीक करना, या जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको भी ठीक करना, वहाँ की सॉइल को ठीक करना, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स को ठीक करना, कंजर्व करना, स्पीशीज़ को ठीक करना, नेटिव ट्रीज़ को वापस से प्लांट करना। तो रिस्टोरेशन इंटरवेंशंस में हम R4 को करते हैं। तो याद रखना, जब भी रिस्टोरेशन इंटरवेंशंस की बात आएगी तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान लगाओगे कि रिहैबिलिटेट, रिकन्स्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन और रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, कल हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज UNCBD को पूरी तरह से रिवाइज करना। इफ़ यू फील एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वॉट एवर आई एम आस्किंग प्लीज़ गिव इन द कमेंट सेक्शन दैट आंसर। थैंक यू so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.